हेलो एवरीवन। तो आइए अब हम देखते हैं क्या ड्रॉबैक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या ड्रॉबैक था? ड्रॉबैक फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल थ्योरी बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये इसका ड्रॉबैक था। ठीक है बाबू, देखो तो क्या है, द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फैक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी it is expected that when intensity of light increase, photoelectron with higher value of kinetic energy could be emitted, so value of maximum velocity Vmax of photoelectron should be increased, but experimental observation that Vmax remains same with the intensity of light increase। मतलब समझा दे रहा हूँ आपका। कहने का मतलब है, देखो भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब बढ़ाई जा रही थी तो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने की वेलोसिटी भी तो बढ़नी चाहिए। वेलोसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मतलब उन के अकॉर्डिंग टू साइंटिस्टों के अनुसार जब इंटेंसिटी को बढ़ाया जा रहा था, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, वेलोसिटी के अनुसार वेलोसिटी बढ़नी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी, वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी। वो इसका ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक था एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए गिवन मेटल सरफेस कुड नॉट एक्सप्लेन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया था, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की थी। और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। इंस्टेंटेनियस फिनोमेना होती थी, लेकिन इसके बारे में भी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अभी हम इसको दूसरे तरह से बताते हैं आपको, क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, उसको बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग, फिर उसको बताते हैं। ठीक है, देखो भाई, बताते हैं क्या उसका क्या ड्रॉबैक था, बताते हैं। इसको दूसरे तरह से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, दूसरे तरह से समझा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मैंने बताया था कि ला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बताया था कि देयर इज नो टाइम लैग। इंस्टेंटेनियस फिनोमेना होती है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए कोई समय नहीं लगता है, बहुत तेज़ी से, बहुत कम समय में, मतलब नैनो सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में निकल जाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना होती है। तो लेकिन देखिए भाई, ये मान लो कोई मेटल सरफेस है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है, एक मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जब रेडिएशन डाली गई तो डिम लाइट लिख दो, डिम लाइट इंटेंसिटी वाले, मतलब कम लाइट वाली इंटेंसिटी का, कम ब्राइटनेस वाली इंटेंसिटी का जब लाइट डाली गई तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकलने में मान लो T1 समय लग रहा था। और दूसरा है मेटल सरफेस है। ठीक है, ये मेटल सरफेस है, मान लो मेटल सरफेस पे, इस पे हाई लाइट या ब्राइटनेस लाइट, हाई लाइट जब डाल रहे थे तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है, इसके लिए T2 समय लग रहा था। ठीक है, डिम लाइट और हाई लाइट, मतलब ब्राइट लाइट लिख लो इसको, ब्राइट लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट जब डाल रहे थे तो इसमें T2 समय लग रहा था। ठीक, तो देखो, इसको निकलने में कम समय लग रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने से जब लाइट हाई इंटेंसिटी की लाइट को जब डाला जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में T2 समय लग रहे थे, बहुत कम समय लग रहा था। इसको लो लाइट जो डिम लाइट थी उसको T1 समय लग रहा था, तो इसको ज़्यादा समय लग रहा था, तो T1 को निकलने में ज़्यादा समय लग रहा था, T2 को कम समय लग रहा था। बट एक्सपेरिमेंटली ठीक, T1 इक्वल टू T2। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो T1 और T2 बराबर थे। क्या थे? बराबर थे। मतलब कहने का मतलब
इंस्टेंटेनियस फिनोमिना मैं पहले भी बता दिया हूँ ला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अनुसार T1 बड़ा होना चाहिए T2 से, लेकिन T1 और T2 बराबर हो रहे थे। मतलब यहाँ पर जो फिजिक्स लग रहा था एक्चुअली ये पूरा फिजिक्स का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने के लिए थोड़ा फिजिक्स में जाना पड़ता है। तो क्या गड़बड़ी थी, मतलब जहाँ जो फिजिक्स यहाँ लग रहा था, जो फिजिक्स यहाँ यूज हो रही थी, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। क्या गड़बड़ी थी? तो अब लग गए साइंटिस्ट अपने काम में, साइंटिस्ट लोग लग गए अपने अपने काम में। क्या गड़बड़ी थी? साइंटिस्ट अपने अपने काम में लग गए, सब लोग अपना काम कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ी थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए और एक्सपेरिमेंट को करने लगे। तो इस यह एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं हो पा रहा था, ठीक। आए लोग, बहुत लोग, एक्सपेरिमेंटल नहीं प्रूफ हो रहा था। 1902 से 1903 ईस्वी की बात है, 1902 से 1903 की बात है, 1902 से 1903 ईस्वी की बात है। अभी आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए, उसको वो जो गड़बड़ी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसको प्रूफ नहीं कर पाए। लोग आए, सॉल्यूशन को ढूंढ नहीं पाए। 1902 से 1903 की ईस्वी की बात है। मैं एक पर्सन की कहानी सुनाऊंगा। एक स्टूडेंट, एक अननोन स्टूडेंट आपको कहानी सुनाऊंगा। अननोन स्टूडेंट मान लो बाबू, ये मान लो अननोन स्टूडेंट है, कोई अननोन स्टूडेंट या अननोन पर्सन ले लो, ठीक। एक अननोन स्टूडेंट जिसका किसी से नहीं पढ़ता था, जो अगल बगल उनके साथी थे, बहुत कम दोस्त थे, ठीक है। किसी की बात को नहीं समझते थे, मानते थे। प्रोफेसर से हमेशा उनके झगड़े चलते रहते थे, प्रोफेसर से हमेशा इनकी झगड़े चलते रहते थे। किसी से इनका पढ़ता नहीं था, ठीक है। ये ऐसा पर्सन था, इनके किसी से नहीं पढ़ता था। हाँ, एक से पढ़ता था। इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, इनकी गर्लफ्रेंड थी, तो उससे बढ़िया से पढ़ता था। सारी बातें उनसे शेयर करते थे। और इनकी दोस्ती, जो इनकी दोस्त थी, ठीक है, इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। तो अब दोनों लोग शादी कर लिए। शादी करने के लिए, जब शादी कर लिए तो घर का खर्चा चलाने के लिए भाई कुछ न कुछ तो काम करना पड़ता। मान लीजिए शादी कर लेंगे, आप कम उम्र में शादी कर लेंगे तो घर का खर्चा चलाना ही पड़ेगा बाबू, ठीक। तो इन्होंने घर का खर्चा चलाने के लिए एक पेटेंट ऑफिस होता है। सुनिएगा कहानी ध्यान से। पेटेंट ऑफिस में इन्होंने जॉब कर ली। पेटेंट ऑफिस में इन्होंने जॉब कर ली, ठीक है। पेटेंट ऑफिस क्या होता है? दुनिया की जितनी भी रिसर्च फाइल होती हैं, दुनिया में जितने भी रिसर्च पेपर होते थे, वो सारे रिसर्च पेपर इसी पेटेंट ऑफिस में रखे जाते थे, ठीक है। तो जब इन्होंने जॉब कर लिया, पढ़े लिखे थे, जॉब मिल गया इनको आसानी से, तो इन्होंने जॉब कर लिया, तो इनको उसमें काफ़ी ज़्यादा समय मिलता था। पेटेंट ऑफिस में इनको काफ़ी ज़्यादा समय मिलता था, तो सबका रिसर्च पेपर पढ़ते रहते थे। तो एक दिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट, जहाँ रिजल्ट में गड़बड़ी आ रही थी, तो वो फाइल इनके हाथ लगा। और फाइल जब हाथ लग गया तो इन्होंने पढ़ के, और उसके बाद कुछ समय लगा और उसको जो भी गड़बड़ी आ रही थी उन्होंने प्रूव कर दिया। 1905 ईस्वी में इन्होंने 1905 ईस्वी की बात है, 1905 ईस्वी की बात है। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना को, ठीक है, प्रूफ कर दिया, बढ़िया से प्रूफ कर दिया। जहाँ बड़े बड़े लोग आए, धुरंधर लोग आए, लोग नहीं प्रूफ कर पाए, इस अननोन पर्सन ने प्रूफ कर दिया बढ़िया से। और इस कौन था आदमी, कौन था पर्सन, कौन था अननोन पर्सन, कौन था आदमी, ठीक है। उस आदमी का नाम था द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन थे, द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन, ठीक है, जिन्होंने प्लांक क्वांटम थ्योरी पर प्लांक के इक्वेशन के हेल्प से इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे थे, और 1905 में किया इन्होंने, और जिसके वजह से इस 1905 को गोल्डन ईयर ऑफ फिजिक्स कहा जाने लगा।
ठीक है बाबू, गोल्डन ईयर ऑफ फिजिक्स 1905 को हम गोल्डन ईयर ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं, गोल्डन ईयर ऑफ फिजिक्स। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब आइंस्टीन, तो मैंने आइंस्टीन का नाम मैंने सुना दिया, इनकी कहानी जो थी वो भी मैंने सुना दिया। अब क्या इनका इक्वेशन था उसको मैं आइए देखता हूँ, क्या उनका इक्वेशन था, आइए देखते हैं उनका इक्वेशन क्या था। तो अब आइए देखते हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था। तो आइंस्टीन सर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम थ्योरी के हेल्प से इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो कमी आ रही थी उसको दूर कर दिया। और उसके लिए उनको 1921 में 1921 में डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो सुन लो बच्चों, 1905 आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी के अनुसार उन्होंने एक नया इक्वेशन दिया। आइंस्टीन अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने क्या बताया कि जब किसी मेटल सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाबू, मेटल सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो इस मेटल सरफेस में मान लो इलेक्ट्रॉन तो है ही है, ठीक है। यहाँ से एनर्जी डाली जाती है, ठीक, एनर्जी यहाँ से डाली जाती है तो कुछ एनर्जी यह इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर ले रहा है। और एब्जॉर्व कर रहा मान लो इस सरफेस पर निकालने के लिए इस सरफेस पे इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इस जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में है इसके सरफेस पर ले जाने के लिए कुछ एनर्जी खत्म हो जा रही है, ठीक है। और आगे यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन आगे इस इलेक्ट्रॉन को आगे निकलने के लिए दूसरा वेव लग रहा है, ठीक है, जो यह इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकल जा रहा है। दो इक्वेशन दिए, तो इसके हेल्प से इन्होंने बताया when a photon of energy h nu falls on metal surface, the energy of the photon is absorbed by the electron and used in two ways. पहला, a part of energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface. This part is called work function, ठीक है, वर्क फंक्शन कहा गया इसको, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और दूसरा आपका कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी, उसको मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करो। तो आइए देखते हैं सेकंड ला है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन गिविंग ए वेलोसिटी v टू द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन। मान लो ये मेटल सरफेस है बाबू, ये मेटल सरफेस है, ये आपका कोई मेटल सरफेस है, इसमें फिर समझा रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ऐसे समझिए। इस पर रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, ये रेडिएशन एनर्जी है जिसकी एनर्जी इक्वल टू होती है एच न्यू, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। एच न्यू रेडिएशन की एनर्जी होती है, प्लांक क्वांटम थ्योरी के अनुसार रेडिएशन की जो एनर्जी होती है एच न्यू होती है। देखो इस इलेक्ट्रॉन को, अब देखो ध्यान से देखो, कुछ मैं आपको जो ला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ा रहा था तो उसमें बता रहा था, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इससे मतलब यह जो है इसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से निकलने के लिए ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी एनर्जी से मान लो इसको निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जो एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके लिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 वोल्ट होना चाहिए या 8 वोल्ट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात हो रही थी। तब देखो, तो पहला तो ये होगा कि यह इलेक्ट्रॉन, इसमें से जो एनर्जी इसकी है कुछ मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कुछ मान लीजिए इमिट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ये खा लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। तो मान लो एब्जॉर्व कर लिया, तो निकलने में एब्जॉर्व कर लिया, इस सरफेस पे आने के लिए एब्जॉर्व कर लिया और सरफेस पे यहाँ आया, ठीक है। यहाँ आने की वजह से अब यहाँ से मेटल से बाहर निकलने के लिए, मेटल से बाहर जब निकला तो इसको काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई, मैक्सिमम वेलोसिटी से निकल गया जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ हम लगाएंगे लॉ ऑफ यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग laws of conservation of
एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया गया तो देखो क्या मिला, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू E है, और जो यहाँ जो आपकी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी, उसके लिए उसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन फाई कहेंगे। तो इसको हम फाई मान ले रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ सरफेस पे आया, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है बाबू, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देंगे। वही दूसरा बताया हूँ, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन गिविंग वेलोसिटी v टू द एमिटेड फोटोन, दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ले लो बाबू, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ मान लो बाबू, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन इक्वेशन। E इक्वल टू देखो बाबू, यह जो है रेडिएशन की एनर्जी है, E इक्वल टू, तो इसको हम कह सकते हैं एच न्यू, ठीक है। और फाई है वर्क फंक्शन, फाई को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वर्क फंक्शन को हम एच न्यू जीरो से लिखते हैं, एच न्यू जीरो से लिखेंगे। न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ही रहने दो इसको, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है, इसको नोट कर लें आप लोग, बॉक्स में बना के लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बाबू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। तो इसको नोट करो, फिर आगे हम बता रहे हैं, ठीक बाबू। तो फाइनली जो हमने पढ़ा था आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हमारा था, क्या आया था, निकल के क्या आया था, एच न्यू इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये मैंने आपको बताया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये आपका वर्क फंक्शन है, ठीक है। इसको फाई नॉट भी कर सकते हैं, पाई भी कर सकते हैं। यह एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, इसको एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पहले भी बता चुका हूँ इसको। ये आपका वर्क फंक्शन कहलाएगा, वर्क फंक्शन। ये काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी आपकी, ठीक। वर्क फंक्शन फाई नॉट को हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट इसमें कहलाएगा, इसमें न्यू जीरो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। अच्छा, इसको और बढ़िया से हम लिखें हम तो कह सकते हैं हम एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक। अब देखो बाबू, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये भी तो कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं हम, ठीक। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक। इसको ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, चूँकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी को मैक्सिमम लेके चलेंगे हम, तो इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू जीरो कर लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यह फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। इसको लिख लो बाबू, कई बार लिखते जाओ, कंफ्यूज मत होना। यह फ्रीक्वेंसी ऑफ, दिस इज आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है।
ये न्यू जीरो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक, नोट कर लिए होंगे इसको आप लोग। तो इसी इक्वेशन की हेल्प से इसको हम ऐसे वेलोसिटी वी मैक्स भी निकाल सकते हैं। वी मैक्स क्या होगा बाबू, वी मैक्स क्या होगा इसका, वी मैक्स अगर करेंगे हम निकालेंगे हो जाएगा आपका 2h/m और न्यू माइनस आपका न्यू जीरो होगा। क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर ले लो इसको, और स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। ये भी आपका एक इक्वेशन है, इसके इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन बता दिए। ये वैरायटी है टाइप, इस पर हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अभी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमने वेलोसिटी मैक्स बताया है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ के टर्म में हम इसको लिखे हैं, तो कैसे लिखेंगे, वी मैक्स इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं वी मैक्स इक्वल टू, अब देखिए भाई न्यू को लिख सकते हैं, यहाँ से न्यू इक्वल टू हो सकता है, न्यू इक्वल टू हो सकता है c/λ, न्यू जीरो इक्वल टू हो सकता है c/λ0। ठीक, लैम्डा जीरो इक्वल टू हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा जीरो आपका ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, यह लैम्डा आपका इंसिडेंट रेडिएशन के लिए वेवलेंथ है। वेवलेंथ आप लैम्डा आपका कहलाएगा वेवलेंथ आप इंसिडेंट रेडिएशन, समझ गए होंगे आप लोग। इसको लिख सकते हैं 2h/m और न्यू की जगह पर c/λ लिखोगे तो c/λ और न्यू जीरो c/λ0 लिख सकते हो। इसको c कॉमन लो तो हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ रूट रहेगा 2hc/m, ये हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ0। ये भी फार्मूला लिख सकते हो, ये भी फार्मूला हो सकता है। ठीक, ये तो हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, नोट कर लिए होंगे। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में कैसे निकालेंगे देखते हैं इसको। तो आप लोगों को मैं बताया हूं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया पीछे वाले वीडियो में, उसको देख सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए जो फार्मूला होता है बाबू, EV0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। मैंने बताया आप लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू, कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए EV0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपके द्वारा देख लेना, पीछे ये समझ में नहीं आएगा पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हैं आप लोग। तो अब जो आइंस्टीन इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उसका यूज करेंगे। फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन h न्यू माइनस वर्क फंक्शन W फाई नॉट। ठीक है, इसको लिख सकते हो h न्यू माइनस h न्यू जीरो, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, EV0, या यहाँ से h कॉमन लोगे, न्यू माइनस न्यू जीरो,
ये आपका V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, V0 आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको कह सकते हो H/E, नीचे आ जाएगा। V0 आपका कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0 आपका कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जितने भी टाइप के फार्मूले बन सकते हैं मैंने बनाया है। H प्लांक कांस्टेंट है और V0 आपका कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू इंसिडेंट आप एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, यह E जो है आपका चार्ज है, चार्ज कहलाएगा। चलिए न्यूमेरिकल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब लिखते हैं डिफरेंट प्रकार के वैरायटी में कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक, देखते हैं उसको क्या है ग्राफ। अब आइए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ बताएंगे। फंडामेंटल ग्राफ कुछ बताते हैं। फंडामेंटल ग्राफ, कुछ फंडामेंटल ग्राफ हैं। तो फंडामेंटल ग्राफ इक्वल टू, अगर देखें y इक्वल टू mx, देखें सुनिएगा बाबू ध्यान से, y इक्वल टू mx देखें, 9th क्लास में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक, y है और x है, इसके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, c नहीं है, इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, तो लीनियर बनेगा। यहाँ आपका स्लोप आपका कहलाएगा m। ठीक, अगर मान लीजिए हम बात करें y इक्वल टू mx प्लस c कहें, c इंटरसेप्ट है आपका, तो प्लस इंटरसेप्ट रहेगा, तो y और x है, तो यह प्लस c इंटरसेप्ट यहाँ से जाएगा, यह प्लस c इंटरसेप्ट काटेगा, यहाँ से जाएगा, इसे ये जाएगा ग्राफ। ठीक, अगर मैं बात करूं y इक्वल टू, इधर बात करूं y इक्वल टू mx माइनस c, सुनिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज होगा। y इक्वल टू mx माइनस c अगर हम देखें तो यहाँ आपका इसका स्लोप जो है, आपका स्लोप आपका y इक्वल टू mx माइनस c है, इसका स्लोप निगेटिव, इसका जो इंटरसेप्ट है यह इंटरसेप्ट निगेटिव है, इसका निगेटिव इंटरसेप्ट है, तो यह नीचे से जाएगा, ये ग्राफ नीचे से जाएगा, माइनस c है, y और x है, स्लोप इसमें m होगा। ये ग्राफ है आपका फंडामेंटल। इसी ग्राफ की हेल्प से हम इसका इक्वेशन का जो यूज करेंगे, हम आइंस्टीन इक्वेशन का यूज करेंगे। चलो समझ में आ गया होगा ग्राफ समझ में आ गया होगा। चलो बताते हैं इसका यूज करके। तो मैंने जो पहला बताया था, पहला इक्वेशन क्या लिया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो लिया था, समझ रहे हैं। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से अगर मान लीजिए हम एच कॉमन लें तो हो जाएगा न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है, और इसको ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी को हम वाई माने, इसको एम माने, ये इसको एम माने और इसको एक्स माने, तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स जो कि स्ट्रेट लाइन से बनेगा, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस है, तो इसका अगर जो ग्राफ हमको मिलेगा, इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो काइनेटिक एनर्जी और एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट में के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखो, इसको x माने हैं, इसको m माने हैं, y माने हैं, तो y एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ रख लेंगे बाबू, समझ में आ रहा होगा। आइए जो आपका न्यू माइनस न्यू जीरो x एक्सिस में आएगा, मैं जो माना हूँ इसको x माना हूँ टोटल, इसको y माना हूँ बाबू, सॉरी m माना हूँ, तो y इक्वल टू एम एक्स आ गया है, तो स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा। तो अगर न्यू माइनस न्यू जीरो, यहाँ इस एक्सिस पर न्यू माइनस न्यू जीरो लेंगे तो यह ओरिजिन से जाएगा, कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ
फ्रीक्वेंसी के टर्म में करें, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर आप प्लॉट करें तो देखते हैं वो कैसे आएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। हाँ, थोड़ा सा और भी इसको बढ़िया से चाहें तो लिख सकते हैं, और भी अगर कर सकते हैं, एक और थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ। देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम, काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज अगर हम करें, इसी में स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज करें, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं EV0 इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू जीरो लिख सकते हैं। इस E को H के नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा V0 इक्वल टू H बाई E न्यू माइनस न्यू जीरो। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में फ्रीक्वेंसी को देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, न्यू माइनस न्यू जीरो, तो ये भी ओरिजिन से जाएगा। यहाँ स्लोप आपका आ रहा था H, यहाँ जो स्लोप आ रहा था आपका H आएगा प्लैंक कांस्टेंट, बट यहाँ जो स्लोप आएगा H बाई E आपका स्लोप होगा। यह इसको M मानेंगे, इसको X मानेंगे, इसको Y मानेंगे, इसको Y मानेंगे, तो Y इक्वल टू M। तो यहाँ जो हमारा स्लोप होगा बाबू क्या होगा, स्लोप H बाई E, बस इतना अंतर है। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर पूछेगा तो स्लोप H होगा, और पोटेंशियल के टर्म में अगर पूछे, आइए आपका ऐसे रहे, न्यू माइनस न्यू जीरो रहे, तो इसका स्लोप H बाई E होगा, ध्यान रखना, ठीक। अब दूसरे वैरायटी का भी बता सकते हैं क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो इसको, ये समझ पूरा नहीं दिखाई दिया, इसको इधर लिख लो, इसको यहाँ प्लॉट कर लो। चलो इसको यहाँ प्लॉट कर लो बाबू, इसी ग्राफ को यहाँ प्लॉट कर लो, ऊपर थोड़ा लिख लो, यहाँ इसको ऊपर लिख लो। ये V स्टॉपिंग पोटेंशियल नॉट है, इसको ये जो न्यू माइनस न्यू जीरो आपका है, और जो आपका स्लोप है यहाँ स्लोप H बाई, दोनों में अंतर देखो, यहाँ स्लोप H है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी के लिए है के टर्म में पूछा गया है, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में पूछा गया, बाकी सेम है, ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। दूसरे वैरायटी का ग्राफ क्या बन सकता है बताते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। दूसरे वैरायटी का जो ग्राफ है क्या क्या बन सकता है बता रहे हैं। देखिए बाबू, जो काइनेटिक एनर्जी होता है H न्यू माइनस H न्यू जीरो, अगर इसको Y माने, इसको M माने, इसको X माने, त्रिशाल फ्रीक्वेंसी, इसको हम C माने, इसको C माने पूरे को, इसको mx माने, तो y इक्वल टू mx माइनस सी जैसा बन रहा है। ऐसे समझो, y इक्वल टू mx माइनस सी जैसा बन रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनता है mx माइनस सी का, y इक्वल टू mx माइनस सी का ऐसे ग्राफ बनता है। y इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ ऐसे बनता है। इस इंटरसेप्ट ये नीचे से जाता है इंटरसेप्ट, तो जो आपका बनेगा ये ग्राफ यहाँ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। इसको ऐसे मिटा लो, समझने के लिए लिख लो। इसमें स्लोप तो आपका H ही होगा, H स्लोप होगा, तो इसको काइनेटिक एनर्जी या सिर्फ या मैक्स माने हैं ना, इसको C माने हैं, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट रेडिएशन के में, और या न्यू जो न्यू जीरो आपका कहलाएगा इंटरसेप्ट में आ जाएगा, पूरा टर्म इंटरसेप्ट में आ जाएगा। ये पूरा इंटरसेप्ट मान लीजिए, इसको इंटरसेप्ट में आ जाएगा। H कांस्टेंट है, तो जो इसका ग्राफ आपका रहेगा यहाँ से नीचे से जाएगा, ठीक, ये नीचे से जाएगा। इंटरसेप्ट आपका त्रिशाल फ्रीक्वेंसी होगी, त्रिशाल फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट होगी, स्लोप आपका कहलाएगा H स्लोप होगा। अगर इसी को काइनेटिक एनर्जी को हम
स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में हम ड्रा करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी EV0 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अच्छा, V0 को लिख सकते हैं H बाई ई न्यू माइनस H बाई ई न्यू जीरो। फिर ठीक इसको भी स्टॉपिंग पोटेंशियल को आपको y एक्सिस पे ड्रा करें और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के टर्म में इसको हम ड्रा करें तो इसका भी ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ यहाँ से। तो देखो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी जैसा बना है, एच बाई ई तो स्लोप है, कांस्टेंट है, इसको स्लोप मानो कांस्टेंट मानो। ठीक, तो इसमें जो आपका है स्लोप आपका कहलाएगा बाबू, स्लोप क्या कहलाएगा एच बाई ई आएगा और इंटरसेप्ट जो आएगा आपका y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इंटरसेप्ट आपका कहलाएगा न्यू जीरो। ठीक, ये तो आपके ग्राफ हैं, इतने प्रकार के, इतने वैरायटी के ग्राफ हैं। अब आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है।